तो आखिरकार नेपाल में ओली सरकार ने इस्तीफा भी दे दिया और कहा जाता है कि इनका चौपर भी निकल गया। लेकिन अब इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा अब यहाँ का प्रधानमंत्री? कौन है ये बालेंद्र शाह? और बालेंद्र शाह के हाथों में सत्ता जा रही है, क्या ये भारत के लिए ठीक है? वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड लू की भी चर्चा क्यों हो रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है और बालेंद्र शाह के बारे में भारत के एक कनेक्शन को जानकर आपको हैरानी होगी। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो नेपाल में आखिरकार ओली की सरकार हट चुकी और सिर्फ ओली की ही सरकार नहीं हटी है, ये भी देखने को मिला कि जो संसद था, संसद की बहुत बुरी हालत हुई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से संसद को जला दिया गया, आग के हवाले लगा दिया गया। और ये परिस्थितियां ना बता रही हैं कि हालात किस तरीके के हो गए थे। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है पूर्व प्रधानमंत्री शेर देउवा और कथित तौर पर वित्त मंत्री यहाँ पर भीड़ के हत्थे चढ़ गए और जिसके बाद वो भी घायल हुए हैं। कई ऐसे वीडियो फुटेज भी आए हैं, हालांकि मैं इसे यहाँ दिखला नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, नेपाल में परिवर्तन हो गया और अब परिवर्तन के बाद सवाल उठ रहा है कि सत्ता पर बैठेगा कौन? चलो, युवाओं ने 28 साल से कम उम्र के युवा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो उतरे और उन्होंने पूरा उथल पुथल रख दिया। आखिरकार यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जो यहाँ पर कथित तौर पर जो बड़े लोग थे उनको एक सुरक्षित जगह पहुँचाने के लिए आए हुए थे। इन सब के बाद जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है बालेंद्र शाह। ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये बालेंद्र शाह है। बालेंद्र शाह के हाथों में क्या सत्ता जाएगी? कौन है ये? इनको बालेन के नाम से जाना जाता है। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के 15वें मेयर हैं। 1990 में काठमांडू में जन्मे बालेन ने नेपाल में सिविल इंजीनियरिंग डिग्री हासिल करी है। हालांकि आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज क्या हुई, साल 2022 में बालेन काठमांडू के मेयर चुनाव में उतरे। हालांकि इससे पहले ये एक इंजीनियरिंग के छात्र भी रहे हैं, साथ ही साथ एक रैपर भी रहे हैं और इनके गीत में ना ज्यादातर भ्रष्टाचार, असमानता, सामाजिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियां रहती थी और नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप दृश्य में एक लोकप्रिय रैपर और गीतकार, जिसकी वजह से युवाओं के बीच में लोकप्रिय बने रहे। साल 2022 में बालेन ने काठमांडू के मेयर चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हिस्सा लिया और 61,000 से अधिक वोटों के साथ जीत हासिल कर, जिससे नेपाल की जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी जैसे नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल, ये चौंक गए। उनकी जीत ने ये साबित कर दिया कि पारंपरिक पार्टी मशीनरी के बिना भी एक स्वतंत्र उम्मीदवार जीत सकता है। उनकी इस जीत को नेपाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत माना गया, खास करके युवाओं के बीच में। मेयर के रूप में बालेन ने कई ऐसे काम भी किए हैं जिसकी वजह से युवाओं और आम नागरिकों के बीच उन्हें हीरो बना दिया गया। जैसे बालेन ने सड़कों और फुटपाथों की सफाई पर ध्यान दिया। बालेन ने काठमांडू की सड़कों को साफ करने, फुटपाथों को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए कठोर कदम उठाए, जिसमें सत्ताधारी सीपीएन, यूएमएल से जुड़े लोगों के निर्माण भी शामिल थे। खुद आप सोचिए, उस पार्टी के साथ भी पंगे लेने शुरू कर दिए जिस पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने सरकारी स्कूलों के निगरानी को बेहतर किया, निजी स्कूलों पर टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करी और बालेन ने नगर पालिका की बैठकों को लाइव प्रसारित करना शुरू कर दिया। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिससे छवि मजबूत हुई। उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति ने जल्दी ही जनता के बीच में लोकप्रिय बना दिया और स्थिति ऐसी हुई कि साल 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपनी टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स की सूची में शामिल किया और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़ी मीडिया ने उनकी प्रशंसा की। उनकी ये लोकप्रियता खासकर युवाओं के बीच में थी। और अभी क्या हो रहा है नेपाल में, जिस तरीके से 13 से 28 साल की आयु के लोगों के बीच में चला था ये प्रदर्शन, इसके बाद चले गए ओली और जाने के बाद अब बात आ रही है
कि बालेन शाह ने इस आंदोलन का समर्थन किया। उनकी उम्र हालांकि 28 साल से कम थी, इसलिए इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन फेसबुक पर लिखा कि मेरी पूरी सहानुभूति युवाओं के साथ है। ये पूरी तरीके से जनरेशन जेड का आंदोलन है और हमें उनकी आवाज सुननी चाहिए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की भी अपील की। उनकी इस अपील और उनकी स्वच्छ छवि ने इस वक्त उन्हें एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। सोशल मीडिया पर बालेन फॉर पीएम हैशटैग ट्रेंड करने लगा है। कई लोग उन्हें नेपाल का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते। नेपाल में वैसे युवा नेतृत्व वाले आंदोलन का इतिहास रहा है, ये पहली बार नहीं है। साल 2006 में नेपाल में राजा ज्ञानेन्द्र शाह के निरंकुश शासन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसे जन आंदोलन 2 के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में भी युवा और छात्र संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों जैसे नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल, माओवादियों ने मिलकर राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन में हजारों युवा सड़कों पर उतरे थे और उनकी मांग थी कि नेपाल में लोकतंत्र बहाल किया जाए। और इसके आंदोलन के परिणाम स्वरूप साल 2008 में राजशाही का अंत हुआ और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अब यहाँ पर बालेन और सीपीएन यूएमएल यानी कि ओली की पार्टी में कई बार टकराव हुए हैं। बालेन शाह का जब काठमांडू में सुधार कार्यक्रम चल रहा था तो कई ऐसे निर्माण थे जो कथित तौर पर सीपीएन यूएमएल के जुड़े हुए लोगों का था। ऐसे में इन्होंने ध्वस्त करना शुरू कर दिया। जैसे नदी किनारे कई सारे ढांचे बने थे, उन्होंने हटाने का आदेश दे दिया, जिसे ओली ने गरीबों पर अत्याचार के रूप में चित्रित किया। इसके अलावे फुटपाथ विस्तार जब करना चाह रहे थे तब भी यूएमएल के वार्ड अध्यक्षों ने विरोध किया, जिसके जवाब में फिर बालेन ने ओली पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बालेन शाह को इस वक्त समर्थन तो जरूर है, लेकिन चुनौतियां बहुत हैं। बालेन की शैली जो कभी कभी टकराव पूर्ण रही है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होगी कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उनकी जीत प्रभावशाली थी, लेकिन यहाँ पर उन्हें बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अलावे आरएसपी के नेता रवि लामिछाने भी हैं, जो एक संभावित दावेदार के रूप में हैं। अब मैंने इनका भारत कनेक्शन क्यों बताया, तो आपको बता दूं, इन्होंने इंजीनियरिंग की है नेपाल से और बाद में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी किया है, जो भारत में उन्होंने किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत के कल्चर, भारत के लोगों से वो बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि डोनाल्ड लू के बारे में भी कहा जाता है कि साल 2024 में वो यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पर नेताओं से मुलाकात करी थी। अब हाल फिलहाल में भी कहा जा रहा है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने मुलाकात करी थी। अब आगे क्या होता है, सत्ता पे असल में कौन बैठता है, भारत के लिए क्या ये सही रहता है या फिर नेपाल में चाइना और अमेरिका की ये लड़ाई भारत के लिए मुश्किल भरा होता है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारत के इर्द गिर्द ना अब समस्याएं बढ़ रही है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका में तो फिर भी स्थिरता आ चुकी है, या फिर अब नेपाल हो। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।